हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, वक्त है एक नई कहानी की और आज की कहानी की शुरुआत सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रतो राय स्कूटर पर स्नैक्स बेचा करते थे। लेकिन किसको मालूम था कि यह जो व्यक्ति है जो स्कूटर पर स्नैक्स बेचता है, ये एक दिन 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति वाले ग्रुप का मालिक बन जाएगा। सुब्रतो राय की पोती की सेरेमनी में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, मुलायम सिंह यादव, अरुण जेटली से लेकर के ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन तक सब आ जाते हैं। लेकिन यह सुब्रतो राय के जीवन की दूसरी बड़ी गलती थी, क्योंकि इस गलती ने सुब्रतो राय के जीवन की पहली सबसे बड़ी गलती की पोल खोल दी थी। जब वाई डी रेड्डी आरबीआई के नए चेयरमैन बने थे, तब उनका सिर्फ एक ही मकसद था, पियरलेस और सहारा कंपनी को परमानेंटली बंद कर देना है। ये पियरलेस क्या है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, इसे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। सबके मन में सवाल सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि सहारा का कोई भी वेंचर आज तक जो सफल नहीं हुआ, कोई भी प्रोडक्ट जो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो व्यक्ति आखिरकार 36,000 एकड़ से भी अधिक जमीन खरीदने के लिए पैसे कहां से ला रहा है। जब सेबी ने सहारा को डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए बोला, तो सहारा ने सेबी के ऑफिस के बाहर 127 ट्रक सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से भर करके भेज दिए और पूरा का पूरा मुंबई जाम हो गया। सहारा ग्रुप की इनकम का सिर्फ मात्र एक ही सोर्स था, जिसके बारे में पता तो सबको था, लेकिन छापा मारने की किसी में हिम्मत नहीं थी। My next guest is Sahara boss Subrata Roy, one of India's leading business tycoons. He's in a bit of trouble. In fact, that's an understatement. I challenge the whole world that you have not done anything wrong. Not a single fault you can get from it. अब कहानी की शुरुआत होती है सन 2005 से। 2005 में मेरी उम्र जहां तक मुझे याद है 8 साल के करीब थी। उन दिनों महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में 148 रन बनाए थे। धोनी और अन्य खिलाड़ियों के ड्रेस पर सहारा लिखा हुआ होता था। इसके बाद जब 2013 में सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, तब भी उसकी जर्सी पर सहारा लिखा हुआ था। उन दिनों अक्सर सहारा के कार्यक्रमों को लेकर अखबारों में अलग अलग पन्नों पर उनके बड़े बड़े विज्ञापन आते थे, जिसमें बड़े बड़े नेताओं से लेकर के क्रिकेटर, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तस्वीरें सहारा के मालिक सुब्रतो राय के साथ दिखती रहती थी। सुब्रतो राय के पास अपनी एयरलाइंस कंपनी थी, अपने हवाई जहाज थे, आईपीएल की अपनी एक टीम थी, एक फार्मूला 1 रेसिंग टीम में भी शेयर थे। अगर किसी भी शहर की किसी भी सड़क से गुजर जाओ, अक्सर सहारा की प्रॉपर्टी या टाउनशिप आपको दिख ही जाती थी। एक तरफ सहारा ग्रुप के सभी वेंचर या तो फेल हो जाते थे या एवरेज चलते थे, तो दूसरी तरफ सहारा ग्रुप अरबों की संपत्ति बनाता चला जा रहा था। वैसे में आम लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिरकार सुब्रतो राय का वो सोर्स क्या है, जिसके बल पर सहारा ग्रुप 36,631 एकड़ जमीन का मालिक बन गया। किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। लेकिन 4 जनवरी 2010 के दिन नेशनल हाउसिंग बैंक को एक चिट्ठी आती है, जो सहारा की इनकम का मेन सोर्स की पोल खोल देता है। और यह चिट्ठी थी इंदौर के एक सीए रोशन लाल के नाम पर। नेशनल हाउसिंग बैंक एक सरकारी संस्था है जो घर मकानों के लिए लोन देने वाली बैंकों और संसाधनों पर नजर रखती है। रोशन लाल ने अपनी चिट्ठी में कहा कि सहारा ग्रुप की 2 कंपनियां हाउसिंग बोर्ड्स के माध्यम से एक बड़ी गड़बड़ कर रही है। नेशनल हाउसिंग बैंक इस चिट्ठी को सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास भेज देती है। सेबी का काम है शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट पर निगरानी रखने का, यानी कि रेगुलेट करने का। इन्हीं दिनों सेबी को अहमदाबाद के द प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समूह की तरफ से भी एक शिकायत मिलती है कि सहारा कंपनी ओएफसीडी के माध्यम से जनता से गलत तरीके से पैसा इकट्ठे कर रही है। और यहीं से सेबी के कान खुलते हैं और वह सहारा के खिलाफ एक आंतरिक जांच कमेटी बिठा देती है। इसीलिए पहले समझते हैं हम लोग ये कि ओएफसीडी आखिरकार होता क्या है। समझते हैं, जब किसी भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है या किसी से उधार लेती है, तो उसके बदले वो एक पर्चा देगी, जिसे कहा जाता है डिवेंचर। डिवेंचर यानी कि पर्चा देकर के उधारी लेने के कई तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है जिसे कहा जाता है ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। इस वाले परिचय में उधार देने वाली जनता या उधार देने वाली पार्टी को यह ऑप्शन दिया जाता है कि आप फिक्स समय पर यानी कि उसके समय को पूरा होने पर
4 साल 5 साल जितने भी समय का उनको वक्त दिया जाता हो, आपका जितना भी पैसा बनता है या तो आप वो पैसा ले लेना है उसके बदले में, अगर नहीं लेना चाहते हैं पैसा तो उसके बदले में आप कंपनी में हिस्सेदारी भी ले सकते हैं। इसी ओएफसीडी का पर्चा बांट बांट कर सहारा की 2 कंपनियों ने 3 साल के भीतर करीब 3 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ इकट्ठे कर लेते हैं। सहारा ने पैसा तो खैर अपनी पहुंच से बहुत बाहर ले लिया था, लेकिन सहारा यह पैसा वक्त पर लौटाएगा, इसकी गारंटी क्या थी? इसीलिए सेबी ने कहा कि 50 से अधिक लोगों या निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने वाले पहले आपको हमारे यहाँ रजिस्टर करवाना चाहिए था, और यह नियम भी है कि इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी रकम देखकर सेबी की चिंताएं बढ़ गई कि कल को अगर सहारा डूबा तो निवेशकों के पैसे आखिर देगा कौन? सेबी को इन 3 करोड़ इन्वेस्टर के पैसे की प्रोटेक्शन करनी थी और यह इंश्योर करना था। सेबी को यह चिंता आगे जाकर के उनकी सही भी साबित होती है। सहारा ने जनता का पैसा लौटाया ही नहीं। हालांकि इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आज कोई भी बैंक गड़बड़ करेगी किसी भी प्रकार की, तो आरबीआई आपका पैसा लौटाएगी, चाहे वो कहीं से भी ला करके दे। बैंकिंग सेक्टर हो या जीवन हो, सब में आपको बैकअप प्लान और इंश्योरेंस जरूरी है। इसीलिए आज तो लोग मोबाइल से लेकर के एयरपोर्ट और चश्मे तक की प्रोटेक्शन के लिए भी इंश्योरेंस लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि सहारा को साल 2008 में ही जनता से उधार लेने की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ गई? दूसरा सवाल यह है कि प्रोफेशनल ग्रुप फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन समूह ने सेबी को पत्र क्यों भेजा था? इन दोनों के जवाब सुब्रतो राय की जर्नी से जुड़े हुए हैं और इसके जवाब से ही आप समझ सकेंगे कि सुब्रतो राय ने फ्रॉड किया था या जनता की वो मदद ही करना चाहते थे। इस जर्नी को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस रोशन लाल के पत्र के बाद सुब्रतो राय के खिलाफ जांच शुरू हुई थी, बाद में पता चलता है कि वो रोशन लाल उस एड्रेस पर थे ही नहीं। यानी कि जिस एड्रेस का रोशन लाल के द्वारा पत्र भेजा गया था, उस एड्रेस पर रोशन लाल नाम का कोई भी आदमी रहता ही नहीं था। क्या सुब्रतो राय किसी कॉर्पोरेट राइवल यानी कि उसकी साजिश का शिकार हुए थे, या वो तिहाड़ जेल में सजा काटना वाकई में डिजर्व करते थे? इन सवालों के जवाब सुब्रतो राय के जर्नी में ही मिलते हैं। सुब्रतो राय का जन्म 10 जून 1948 के दिन बिहार के अररिया जिले में हुआ एक बंगाली परिवार में हुआ था, लेकिन जल्द ही उसका परिवार अररिया जिले से आकर के यूपी के गोरखपुर में बस जाता है, जहां उसके पिता सुधीर चंद्र रॉय तुर्कमानपुर एरिया में किराए के घर में रहते थे। सुधीर चंद्र रॉय एक शुगर मिल पर काम किया करते थे। रॉय की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के होली चाइल्ड इंस्टीट्यूट में हुई। इसके बाद गोरखपुर के गवर्नमेंट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी बीच सुब्रतो राय के पिता की मौत हो जाती है और घर का बड़ा बेटा होने के कारण घर संभालने का जिम्मेदारी सुब्रतो राय के कंधे पर आ जाता है। सबसे पहले सुब्रतो राय ने जया प्रोडक्शन नाम की नमकीन नाश्ता यानी कि सॉल्टेड स्नैक्स जैसे आलू पापड़ आदि बनाने का काम शुरू किया, जिसकी सप्लाई खुद सुब्रतो राय अपने लेब्रेंटा स्कूटर पर किया करते थे। इसके बाद सुब्रतो राय ने अपनी पत्नी के साथ एक और काम में हाथ आजमाया, लेकिन दोनों ही काम फेल हो जाते हैं। साल 1978 आते आते सुब्रतो राय ने गोरखपुर में चिट फंड कंपनी सहारा की शुरुआत की, जिसका कॉन्सेप्ट था यह कि इसमें आम लोग हर दिन या मंथली एक तय राशि जमा करवाते थे और उस तय समय के बाद, जैसे कि 3 साल 4 साल 5 साल बाद, कुल डिपॉजिट राशि से ज्यादा पैसे उन्हें मिलते थे। सहारा का फोकस ऐसे लोगों पर था जिसकी पहुंच बैंकों तक नहीं थी, जैसे रिक्शे वाले, सब्जी वाले, ठेला वाले, डेली मजदूर या लोग हर दिन सहारा कंपनी के एजेंट को पैसे जमा करवाते थे। कई बार बताया जाता है कि यह राशि 1 रुपया या 2 रुपया तक भी होती थी। सुब्रतो राय की यह चिट फंड कंपनी का आइडिया काम कर जाता है। सहारा के एजेंटों की संख्या बढ़ने लगती है, साथ ही करोड़ों आम जनता सहारा में पैसा जमा करवाने लगते हैं। उन दिनों ऐसे चिट फंड कंपनियों के लिए कोई कानून नहीं हुआ करता था, इसलिए कस्टमर प्रोटेक्शन की भी कई बार यह एजेंट नहीं थी। हालांकि उस वक्त कई बार यह एजेंट जनता से पैसा ले लेते थे, लेकिन सहारा में जमा ही नहीं करवाते थे, तब भी यह स्कीम का उल्लंघन माना जाता था और कस्टमर का जो इंटरेस्ट बनता था वो इंटरेस्ट भी उसे नहीं मिलता था। कई बार लोग बीच में डिफॉल्ट कर जाते थे, पैसा नहीं जमा करवा पाते थे, तब भी उनके पैसे डूब जाते थे। इसीलिए 1977 से ही आरबीआई ने ऐसी कंपनियों के लिए कुछ नियम और बनाना शुरू कर दिया। उन दिनों बंगाल की ही एक कंपनी होती थी पियरलेस, इस तरह के डिपॉजिट लेने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी उन दिनों। साल 1982 में पियरलेस कंपनी के पास 4 लाख एजेंट थे और 1 करोड़ 70 लाख इन्वेस्टर थे जो पियरलेस में पैसे जमा करवाते थे। पियरलेस के पास कई बैंकों से अधिक पैसा जमा हो चुका था। एक तरफ
LIC तो दूसरी तरफ पियरलेस। लेकिन पियरलेस जैसी चिट एंड फंड कंपनियों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि एक तो इनका टारगेट यह था कि गरीब लोगों को ऐसी स्कीमों से जोड़ो, दूसरा अगर वो बीच में पैसा न जमा करवा पाए तो वो सारे पैसे यह कंपनी खुद रख लेती थी। 1933 की इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट के अनुसार एक स्टडी में पाया गया कि ऐसे लोगों की संख्या 48% थी जो 2 साल के भीतर ही पैसा जमा नहीं करवा पाते थे। उन्हें स्कीम रोकनी पड़ती थी और इन चिट एंड फंड कंपनियों के नियम के अनुसार यह पैसा कंपनी की जेब में चला जाता था। दूसरा, ऐसी चिट एंड फंड कंपनियां अपने एजेंटों को ग्राहक द्वारा जमा किए गए पैसों में से बड़ा अमाउंट कमीशन के रूप में देती थी। पहले साल का कमीशन 30 से 70% तक होता था। वहीं इन एजेंटों को बाद के सालों में यानी अगले 5 सालों में 5% करीब कमीशन मिला करता था। इस कारण इन एजेंटों का पूरा फोकस पहले साल पर होता था। यही कारण था कि अधिकतर लोग 2 साल से अधिक पैसा जमा नहीं करवा पाते थे और इस तरह लगभग आधे लोगों का पैसा इस कंपनियों के पास तो यूं ही चला जाता था, उसकी कोई सेफ्टी नहीं थी। यही कारण था कि पेरेल जैसी कंपनियों उन दिनों कुकर्मित्तों की तरह आग उगलने लगी थी और उन्हें लेकर के RBI को चिंता होने लगती थी। उन दिनों नियम कानून अधिक नहीं बने थे, इसीलिए RBI में के हाथ में शक्ति अधिक नहीं थी। इधर RBI कुछ नियम बनाती तो उधर पियरलेस उसके खिलाफ कोर्ट में चली जाती थी। पियरलेस के पास 2 बड़े आर्गुमेंट होते थे। एक तो यह कि RBI के पास उनके पास उन्हें रेगुलेट करने या उनकी निगरानी करने का कोई राइट है ही नहीं। दूसरा यह कि हम लाखों लोगों को या एजेंट को नौकरी देते हैं और आम लोगों को बचत करने का मौका देते हैं। इसी तरह RBI और पियरलेस की कोर्ट कचहरी में सालों साल बीत जाते थे। लेकिन इसी बीच साल 2003 में YD रेड्डी RBI के गवर्नर बनते हैं और तब तक पिछली सरकारों के दौरान ही RBI को भी पियरलेस जैसी कंपनियों को रेगुलेट करने की ताकत मिल ही चुकी थी। लेकिन जब RBI के नए गवर्नर YD रेड्डी ने पियरलेस को कहा कि वो अपना तामझाम बंद कर ले और साल 2007 में RBI ने पियरलेस को स्ट्रिक्टली कहा कि वो मार्च 2011 से जनता से फ्रेश डिपॉजिट लेना बंद कर दे और 2015 तक अपना सारा हिसाब किताब कर दे और यह वाला बिजनेस बंद कर दे, जिसे अर्थव्यवस्था की भाषा में रेगुड नॉन बैंकिंग कंपनी यानी कि RNBC कंपनी कहा जाता है। लेकिन इधर 1980 से ही RBI कोलकाता स्थित पियरलेस से कोर्ट में फाइट कर रही थी। उधर सहारा कंपनी यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में इतनी बड़ी हो गई कि पियरलेस से भी आगे निकल जाती है। RBI नहीं चाहती थी कि आगे चलकर पियरलेस की तरह ही सहारा भी RBI के खिलाफ का दर्द बन जाए। इस वक्त सहारा चिट एंड फंड कंपनी सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड SIFCS बन चुकी थी। सहारा से अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि सहारा अब भारत का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप बन चुका था, जिसमें सैकड़ों कंपनियां, लाखों कंपनियां, लोग काम करते थे। इसीलिए साल 2004 में टाइम मैगजीन ने सहारा ग्रुप को भारत के रेलवे के बाद सबसे अधिक नौकरी देने वाला दूसरा ग्रुप सहारा बन चुका था। अलग अलग कंपनियों में बताया जाता है कि उस वक्त करीब 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख लोग काम करते थे। लेकिन इन सब के पीछे असली और सबसे बड़ा सोर्स था SIFCL थी, जिसमें लोग पैसे जमा कराते थे और सुब्रतो रॉय इन पैसों का इस्तेमाल अपनी ही अन्य कंपनियों में कर रहे थे। साल 1992 में सहारा ने राष्ट्रीय सहारा अखबार की शुरुआत की और 90 के दशक में ही सहारा ने अपना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट MA वैली सिटी की शुरुआत की, जो 10,600 एकड़ में फैली हुई थी। उसके बाद साल 2000 में सहारा ने सहारा टीवी लॉन्च कर दी, जिसके बाद में नाम बदलकर कर दिया सहारा वन। साल 2000 में सहारा ने करोड़ों रुपए खर्च करके इंडियन क्रिकेट टीम की स्टंपशिप को भी ले आए। अगले 10 साल तक सिर्फ सहारा के पास रहती है। लेकिन सहारा की कमाई का जो सबसे बड़ा सोर्स था वो था MISFL। लेकिन उधर RBI ने पियरलेस को अपना काम समेटने के लिए मजबूर कर दिया, तो इधर 2008 में यानी अगले ही साल RBI ने सुब्रतो रॉय से MSIFCL को बंद करने के लिए कह दिया। शुरू की बातचीत में सुब्रतो रॉय ने थोड़ा आनाकानी की, लेकिन RBI सहारा को किसी भी तरह का चांस नहीं देना चाहती थी। इसीलिए मुंबई के भिंड रोड पर मौजूद RBI के हेडक्वार्टर पर RBI और सुब्रतो रॉय के बीच 12 और 16 जून 2008 के दिन 2 मीटिंग्स होती है। इन मीटिंग्स में सुब्रतो रॉय को अपनी कंपनी MIFCL को बंद करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है
आरबीआई ने सुब्रतो राय को 4 साल का समय दिया और आरबीआई और सुब्रतो राय के बीच हुई क्लोजर डील के तहत तय हुआ कि अब ऐसे कोई भी डिपॉजिट नहीं लिए जाएंगे, मतलब ऐसा कोई भी पैसा नहीं लिए जाएंगे जो जून 2011 के बाद मैच्योर हो। दूसरा यह कि अभी चालू स्कीम के तहत जो भी पैसे जमा है वो सब 2015 तक पूरी तरह समाप्त कर दिए जाए, उनका हिसाब किताब कर दिया जाए। यानी कि लास्ट डिपॉजिट 2015 में जो मैच्योर हो जाए उनके साथ ही आरबीआई ने फेज बेसिस पर जनता का पैसा भी रिफंड करने की शर्त रखी। 2008 के वक्त एमएसआईएफएसएल के पास लगभग 3 करोड़ लोगों के डिपॉजिट पोर्टफोलियो था, यानी उसके ऊपर जनता के करीब 24,000 करोड़ जमा थे, या कह सकें कि जनता के 24,000 करोड़ सहारा के एसआईएफसीएल कंपनी के ऊपर बनते थे। आरबीआई ने कहा कि आपको 30 जून 2009 तक यानी 1 साल में ही ये कम करके 15,000 करोड़ से नीचे लाने हैं। 30 जून 2010 तक ये 12,600 करोड़ के नीचे लाने हैं और 30 जून 2011 तक 9,000 करोड़ के नीचे लाने हैं। इस तरह जून 2015 तक ये एग्रीमेंट लायबिलिटी टू डिपॉजिट LD0 पर ला देना है, यानी कि जून 2015 तक सबका हिसाब किताब होकर अपनी दुकान पर ताला लग जाना चाहिए। अब सहारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि एसआईएफसीएल द्वारा लिए गए पैसों को रिफंड करना, क्योंकि इससे पहले सहारा यह करता ही नहीं था। नए पैसे लेते जाओ और पुराने वाले का चुकता करके उनकी रिपोर्ट को क्लोजर बनाते चले जाओ। क्लोजर डील के बाद अब नए डिपॉजिट कर लेने के लिए एक तरह से रोक लगा दी गई थी और केवल 3 साल का समय दिया गया था, यानी कि सहारा को पैसे मिलने का रास्ता अब बंद हो चुका था। लेकिन सहारा को रिफंड करने का दरवाजा अचानक से सबसे बार तरीके से खोल दिया गया था। अब सवाल यह था कि पैसे आखिरकार लाया कहां से जाए। सहारा की इनकम सोर्स तो था ही गरीब ही लोग थे जो सहारा में पैसे जमा करवाते थे और सहारा के मालिक और मालिकों के मित्र मजे उड़ाते थे। लेकिन अब उन्हें यह पैसा लौटाने का वक्त आ चुका था। लेकिन सुब्रतो राय ठहरे अकलदार आदमी, इनकम का एक सोर्स बंद हुआ तो दूसरा सोर्स वो खोल लिया था। हालांकि आगे की जो दूसरा सोर्स की कहानी है, यह आगे की कहानी सुनने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही एपिसोड में इनके पूरे काला चिट्ठा को खोलना काफी मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए आगे की एपिसोड में हम बताएंगे कि आगे का दूसरा तरीका आखिर सुब्रतो राय ने क्या निकाल करके बैठ गया था। खैर, यही थी हमारी आज का एपिसोड। आई होप का एपिसोड आपको ठीक ठाक लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद अगर आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं इसी तरह के किसी और एपिसोड में किसी नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।